हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम गणेश्वर सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि किस प्रकार जो प्रागैतिहासिक मानव है वो किस प्रकार पाषाण काल से निकल करके किस प्रकार ताम्र पाषाण काल के अंदर है वो प्रवेश करता है। और हमने देखा कि भारतीय संदर्भ में नवपाषाण काल के पश्चात है वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है वो आती है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हमने देखा कि मध्य पाषाण काल के तुरंत बाद है वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है उसका उदय होता है। अर्थात राजस्थान के अंदर नवपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष है या उसकी जानकारी वो हमें नहीं मिलती है। जहाँ तक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों का प्रश्न है तो हमने देखा कि किस प्रकार जो नवपाषाणकालीन जो संस्कृति है उनको नवपाषाणकालीन लोगों को किस प्रकार जब 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 तांबे की जानकारी हो गई तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन में है वो किस प्रकार ट्रिमेंडस चेंज आता है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। और इस परिवर्तन का जो लाभ है वो एक तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उठाते हैं और वो कूपर में टिन मिला करके कांसे के बर्तन बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है उसका उदय होता है। लेकिन जहाँ हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ, जहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता की साइट मिलती है, अर्थात उत्तर में कश्मीर से मांदा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र के दहमाबाद तक और पूर्व में जो आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में मकरान समुद्र तट तक ये जो क्षेत्र था जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और भारत का उत्तरी पश्चिमी जो भारत का काफ़ी हिस्सा सम्मिलित था, इस पेरिफेरी को छोड़ करके इस पेरिफेरी के बाहर इस हड़प्पा सभ्यता के बाहर है वो हमें ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष हमें मिलते हैं, जिसमें जो नगरीय सभ्यता नहीं थी, अर्थात उन्होंने कांसे का प्रयोग है वो नहीं किया था और उन्होंने एक प्रकार से क्या है कि एक सिंपल लाइफ है वो उन्होंने जीते थे। और एक तरह से जिस तरह से सिंधु सभ्यता के जो भवन है वो वेल प्लान्ड थे और उन्होंने जो पक्की ईंटों का प्रयोग करना सीख लिया था, वैसे जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति हैं वो अभी भी है। वो वहाँ का व्यापार वाणिज्य काफ़ी समृद्ध नहीं था और उनका मूल पेशा अभी भी जो है वो हम देखते हैं कि पशुपालन और शिकार पर निर्भर था। वो अभी तक पशुपालन और शिकारी जीवन है वो जी रहे थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं व्यापार वाणिज्य के द्वारा है उन्होंने है वो काफ़ी हद तक है वो अपना विकास कर लिया था। तो ये जो ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ हैं वो एक प्रकार से है वो पशुपालन पर निर्भर थी और ये ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ हैं वो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, हम कहें नगरीय संस्कृतियाँ नहीं थी। नगरीय सभ्यता के कुछ तत्व है बहुत कम मात्रा के अंदर है वो इनमें मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर नगरीय सभ्यता के तत्व न होकर के ये जो पशुचारी व्यवस्था है और जो कृषि आधारित जो संस्कृति है उसके तत्व इस संस्कृतियों के अंदर मिलते हैं, अर्थात ये ग्रामीण संस्कृति थी। तो इन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे प्राचीनतम जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम संस्कृति हमारे राजस्थान के अंदर है वो सीकर के जो सीकर जिला है उसकी जो नीमका थाना तहसील है उसमें जो कांतली नदी है उस कांतली नदी के तट पर है उस पर एक संस्कृति है वो हमें विकसित होती हुई दिखाई देती है जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम है वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति इसको कहा जाता है। और इसमें एक तरह से हम ये कहते हैं कि इसमें तांबे के जो उपकरण है वो हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसको ताम्र संचय संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और जो कि लगभग इसका समय की हम बात करें तो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के मध्य है ये जो गणेश्वर सभ्यता विकसित होती है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें तो जो सीकर जिले के जो नीमका थाना तहसील है उसमें जो खंडेला है वहाँ पर है ये संस्कृति है वो हमें विकसित होती हुई दिखाई देती है।
या उसका उदय होते हुए दिखाई देता है। तो अर्थात ये जो संस्कृति है वो जो राजस्थान का जो खेतड़ी जो ताम्र पट्टी है, जो सीकर झुंझुनू में जो तांबे की जो समृद्ध खाने हैं वहाँ के निकट पड़ती है और वहाँ तक ये फैली हुई थी। और इसकी खुदाई से हमें तांबे की वस्तुएं हैं वो हमें, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जिसमें जो तीर के नोक मिलते हैं, बर्छे मिलते हैं, और बसिया, सेल्ट है, कंगन है, छेनी है, ऐसे कई बहुत सी आकृतियाँ हैं वो इन स्थलों से हमें मिलती है। तो इसके अलावा जो तांबे की ज़्यादा वस्तुएं मिलती है, इस आधार पर इसको है एक तरह से ताम्र संचय संस्कृति के नाम से वो जाना जाता है। तो जो कांतली नदी है, जैसे कि आप जानते हैं कि अंतः प्रवाही नदी थी, और ये एक प्रकार से खंडेला की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती थी, और बाद में जो आपका झुंझुनू है उसको दो भागों के अंदर बांटती हुई है, चूरू के अंदर है ये समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो नदी है इस ये एक प्रकार से जो अंतरप्रवाह नदी है, जो कांतली नदी है, जो अंतरप्रवाह नदी है, इसकी लंबाई है वो लगभग है वो 100 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर है ये नदी है, इसका फैलाव है। और ये मैंने बताया कि चूरू की सीमा के अंदर समाप्त हो जाती है, और झुंझुनू को ये दो भागों के अंदर बांटती है। और इसके अपवाह क्षेत्र को है वो तुरावाटी है भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जब ये बहाव होता है, उस बहाव से वो काफ़ी जो मिट्टी का अपवर्तन है वो हो जाता है। तो इस तरह से इसको एक तुरावाटी क्षेत्र भी है वो कहा जाता है। तो कांतली नदी के तट पर है ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो विकसित होती है। और जैसे मैंने बताया कि गणेश्वर जो संस्कृति है वो भारत की सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो अन्य ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं उसका जो प्रसार है वो इस संस्कृति के द्वारा ही हुआ। मतलब ताम्र पाषाण संस्कृति की जननी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम कहें कि ये जो अन्य संस्कृतियां हैं वो जो ताम्र पाषाण संस्कृति विकसित हुई, इसमें इसका है वो जो गणेश्वर सभ्यता उसका जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कही जा सकती है। तो जहाँ तक इस सभ्यता की जो खोज का प्रश्न है कि इस सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके जो प्रोफेसर थे जिनका नाम रतन चंद अग्रवाल था, उन्होंने 1972 के अंदर है वो इस सभ्यता है की खोज की। और उसके पश्चात है जो ये सभ्यता है वो 1977-78 के अंदर है वो विजय कुमार जी और रतन चंद अग्रवाल उन्होंने मिलकर के है वो एक प्रकार से इस सभ्यता का है इस सभ्यता का उत्खनन किया। तो इस सभ्यता के उत्खनन का जो श्रेय है वो RC अग्रवाल, रतन चंद अग्रवाल और विजय कुमार जी को जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सभ्यता है वो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के मध्य है वो विकसित होती है। तो इस सभ्यता को कई नामों से जैसे जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ताम्र संचयी संस्कृति इसको कहा जाता है। और ये ताम्र पाषाणकालीन जो जितनी भी सभ्यताएं भारत की है उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, और इसे भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति की जननी है उसको इसे भी कहा जाता है। और इसके पुरातत्व का भारतीय पुरातत्व का पुष्कर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एक प्राचीनतम जो एक प्रकार से जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पर तांबे के उपकरण है वो काफ़ी मात्रा के अंदर मिलते हैं। तो ताम्र पाषाणकालीन जो साइट्स है उसके अंदर सबसे जो प्राचीनतम साइट है उसके रूप के अंदर है ये जो संस्कृति है वो जानी जाती है। तो जहाँ तक इस संस्कृति की विशेषता की हम बात करें तो इस संस्कृति की विशेषता में जहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो प्रागैतिहासिक मानव का जो विकास हुआ, जो किस प्रकार है प्रागैतिहासिक मानव है वो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आता है और फिर नव पाषाण में आता है। तो यहाँ क्योंकि राजस्थान में नव पाषाण काल नहीं है, इसलिए मध्य पाषाण काल से सीधा ही जो मनुष्य है राजस्थान का जो मनुष्य है वो एक प्रकार से है वो ताम्र पाषाण काल में जाता है। इसलिए इस सभ्यता के अंदर हमें माइक्रोलिथ उपकरण मिलते हैं जो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता की विशेषता है। तो माइक्रोलिथ जो हम कहें कि जो पत्थर के उपकरण है वो हमें इस सभ्यता के उत्खनन से या इस संस्कृति के उत्खनन से मिलते हैं। इसके अलावा जो नोक वाले तीक्ष्ण धारयुक्त फलक हैं, कुंठित फलक हैं, खुरचनी है,
वले छड़ है, चंद्राकार है और गोल फलक के जो पत्थर के उपकरण है वो हमें इस संस्कृति से मिलते हैं। इसके अलावा तांबे के जो उपकरण, जैसे मैंने बताया कि तांबे का जो उपकरण है वो इस सभ्यता इस स्थल से हैं, वो काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। और तांबे के जो उपकरण है उसमें बाणाग्र है, चूड़ियाँ हैं, जो फारसे हैं, कुल्हाड़ी है, मछली पकड़ने के कांटे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उस तरह के फलक हैं, छेनियाँ हैं, बर्छी की नोक है, तीर भाले हैं, और इसमें अंगूठियाँ हैं, कंगन है, केस पिन है ना। तो इस प्रकार जो 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 एक प्रकार से जो काजल डालने की सलाइयाँ हैं, आदि तांबे के उपकरण है वो प्रभुत मात्रा के अंदर है, वो इसमें क्या करना चाहिए, गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं। इसके अलावा इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इससे हमें एक दोहरे पेचदार जो शिरा वाली एक तांबे की जो पिन है वो मिलती है, और वो इस सभ्यता को, गणेश्वर को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि इस प्रकार की जो पिन है वो हमें जो लगभग जो आपका इसी काल के अंदर है वो जो जो पश्चिमी जो और मध्य एशिया है उसमें मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एक जो 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 गणेश्वर सभ्यता के जो लोग हैं वो इस तांबे के जो उपकरण है या इस दो सिरे वाली जो पेचदार जो पिन है तांबे की, उसका निर्यात करते होंगे मध्य एशिया और जो पश्चिमी एशिया के अंदर है। तो उनके साथ व्यापारिक संबंध है वो एक प्रकार से प्रदर्शित होता है। और जो यहाँ की, जहाँ से तांबे की जो बहुत सारी जो वस्तुएं मिली है जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, वो जो तांबे की जो चीज़ें हैं उनमें इनमें इनमें जो तांबे की शुद्धता है वो बहुत ज़्यादा है, और मिलावट नहीं दिखाई देती है, अन्य धातु की मिलावट नहीं दिखाई देती है। तो इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि जहाँ सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने तांबे के अंदर टिन मिला करके उन्होंने कांस्य का निर्माण कर लिया था और एक नगरीय सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो गया था। लेकिन यहाँ के लोग सिंधु सभ्यता के बिल्कुल निकट रह रहे थे, उसके बाद में भी है इन्होंने है वो उनसे सीखा नहीं, और उन्होंने विभिन्न धातुओं के मिश्रण की कला है उससे वे परिचित नहीं थे। इस कारण से वो ग्रामीण ही रह गए, ग्रामीण सभ्यता के रूप के अंदर रह गए। वो एक तरह से विकसित सभ्यता के रूप के अंदर है वो नहीं हो सके, विकसित नहीं हो सके। जहाँ तक इस सभ्यता में मिट्टी के जो मर्द भांड है वो भी इस सभ्यता को है वो एक विशिष्ट बनाती है एक तरह से, क्योंकि ज़्यादातर तो जो मिट्टी के बर्तन है उसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव हमें दिखाई देता है, क्योंकि ब्लैक एंड रेड वेयर है वो हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो एक तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति की जो मर्द भांड है उन इन मर्द भांडों में उसकी जो कला है वो उस कला का जो प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ हल्के लाल रंग के वाले बर्तन हैं जिन पर हल्की और काली और सफ़ेद रंग की जो चित्रकारी दिखाई देती है। और वैसे ही हमें प्राक जो हड़प्पन जो कल्चर है उसमें भी दिखाई देता है। और इसके अलावा इसमें लाल चिकनी मिट्टी के मजबूत बर्तन होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की जो चित्रकला है वो इसमें दिखाई देती है। तो इन बर्तनों में हमें जो गाँव में काम आने वाले जो बर्तन हैं वो भी हमें दिखाई देती है, उसका प्रभाव है वो भी दिखाई देता है। और इसमें गणेश्वर सभ्यता की विशेषता ये कि यहाँ के 6 प्रकार के जो बर्तन हैं वो हमें इसमें दिखाई देते हैं, जिसमें जो विभिन्न चीज़ों की संग्रह करने वाले जो बर्तन हैं, कलश मिलते हैं, तसले मिलते हैं, प्याले मिलते हैं, ढक्कन मिलते हैं, आंडियाँ मिलती हैं। तो कलश है, इस 6 प्रकार के बर्तन मिलते हैं। जो कलश है उसकी जो गर्दन और मुंह के मध्य पकड़ने के हत्थे लगे हुए हैं, हत्थे मिलते हैं। और जो प्याले हैं उन पर भी नीचे जो आधार है वो हमें मिलता है। तो जो 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 तसले वगैरह हैं उन पे हैंडल मिलता है, जो कि हमें जो समकालीन सभ्यताओं में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो प्याले तसले चौरस भी मिलते हैं, चक्र भी मिलते हैं, छल्ले के आकार के भी प्याले में मिलते हैं। तो इस प्रकार इस संस्कृति के अंदर हमें जो मिट्टी के बने हुए वो कई प्रकार के जो बर्तन हैं वो एक प्रकार से मिलते हैं, जिसको कपिश जो मर्द भांड है उसकी संज्ञा दी जाती है। पुरातत्व में जिसको कपिश मर्द भांड है उसकी संज्ञा देते हैं कि कपिश प्रकार के जो मर्द भांड है वो एक प्रकार से हैं, वो गणेश्वर सभ्यता की है, वो महत्वपूर्ण विशेषता है वो मानी जाती है। क्योंकि इनके जो मर्द भांड है उन मर्द भांडों पर जो काले और नीले रंग का अलंकरण भी मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काले और नीले रंग का के मर्द भांड है वो इस संस्कृति की है, वो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो मानी जा सकती है। तो इस गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से जहाँ हम इनके भवनों की बात हम करते हैं, मकान की बात करते हैं, तो मकान जहाँ हम जो आहड़ सभ्यता के हमने देखा, जो सिंधु सभ्यता के मकान देखा वहाँ पक्की ईंटों से निर्मित भवन मिलते हैं, जबकि आहड़ में हमने देखा वहाँ पत्थर के और उसमें थोड़ी बहुत कच्ची ईंटों के निर्मित जो भवन है वो आहड़ में हमने देखा और उस पर छप्पर है।
यहाँ पे जो गणेश्वर के जो भवन है वो पूर्ण रूप से है वो पत्थर के एक प्रकार से मकान बनाए जाते थे और उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं दिखाई देता है। और एक विशेषता ये भी है कि यहाँ की जो जो पूरी बस्ती है उसको बाढ़ से बचाने के लिए कई बार एक वर्ताकार जो पत्थर का एक बांध बना दिया जाता था। तो पत्थर के जो बांध है उसकी जानकारी भी उससे भी वो परिचित थे कि बाढ़ को किस प्रकार से रोका जाए। तो पत्थर के बांध बना करके वो बाढ़ को रोकने का वो प्रयास करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गणेश्वर संस्कृति के जो लोग हैं वो हालांकि ग्रामीण ही थे, लेकिन यहाँ जो 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 भवन है उन भवनों के अंदर हमें एक प्रकार से क्या है कि ये जो इमारतों के जो जो मिट्टी के बने चबूतरे मिले हैं और जो संग्रहण करने के जो गड्ढे हैं, फर्श हैं और जो छिद्रों में जगह जगह लकड़ी की जो प्रयोग है उसका प्रयोग हमें दिखाई देता है। और जो घरों की जो फर्श है उसमें जले पदार्थ के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की सामाजिक संरचना है वो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो विद्यमान रहे होंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते रहेंगे। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि एक ये जो 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 गणेश्वर सभ्यता के जो लोग हैं वो एक प्रकार से यहाँ पर जो ओसीपी जो मर्तबांड है वो भी हमें मिलते हैं, माइक्रोलिथ मिलते हैं और जो लाल अनुलेपित भांड है वो भी मिलते हैं जो जिन पे काला रंग लगा जाता था, और कलश की शक्ल के जो बर्तन हमें मिलते हैं। और इसमें जो 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 परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के जो पूर्व के हम माने जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इतने ज़्यादा तांबे के उपकरण और उनके जो बर्तन मिलते हैं उनमें हड़प्पा सभ्यता के बर्तन में साम्यता दिखाई देती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सिंधु सभ्यता में जो तांबा है उसका निर्यात करने का जो कार्य, तांबों की वस्तु की आपूर्ति करने का कार्य वो गणेश्वर के लोग ही करते थे, है ना। तो इसमें इस कारण से इस के लोगों का महत्व था, इन लोगों का विशेष महत्व माना जा सकता है। तो यहाँ के लोग हैं वो थोड़ी बहुत है वो कृषि पर निर्भर भी थे, कृषिजीवी भी थे, बहुत कम उत्पादन करते थे, हड़प्पा सभ्यता की तरह उत्पादन नहीं करते थे, शिकारजीवी भी थे। और एक तरह से जो तांबे की जो बर्तन है, क्योंकि एक तरह कोपर स्मिथ है यहाँ के लोग थे, तांबे की वस्तुओं का निर्माण करते थे और वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है वो निर्यात करते थे। लेकिन फिर भी ये जो गणेश सभ्यता के लोग हैं वो नगरीय सभ्यता के तत्व वो विकसित नहीं कर पाए। तो उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर हमें जो ग्रामीण जो टच है वही हमें दिखाई देती है, क्योंकि हमें नगरीय व्यवस्था के जो तत्व हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो हम जो जो क्या कहना चाहिए, जो गणेश्वर सभ्यता है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो जिसको सिंधु सभ्यता, जिसको हाड़ सभ्यता को जो ताम्रवती नगरी कहा जाता था, लेकिन यहाँ क्योंकि वहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियाँ मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तांबे गणेश्वर के अंदर तांबे गलाने की भट्टियाँ नहीं मिलती है, लेकिन तांबे से निर्मित कई प्रकार की चीज़ें हमें निर्मित मिलती है। इसका मतलब तांबे की वस्तुओं के निर्माण करने के अंदर वो एक प्रकार से है वो प्रवीण थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर जितनी भी ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति विकसित हुई उसकी जो जननी है उसमें सबसे प्राचीनतम जो संस्कृति है वो गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। और गणेश्वर सभ्यता की भूमिका है जिसके द्वारा है वो भारत के अन्य भागों के अंदर है वो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ विकसित हुई। अर्थात यहाँ के लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश के थे, ग्रामीण सोच के थे, इनका जीवन है वो कृषि और पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर था। विभिन्न प्रकार के अनाज है वो ज़्यादा उत्पादन करना ये नहीं जानते थे। कृषि ये जो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनसे ज़्यादा परिचित नहीं थे। हालांकि ये तांबे से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण करने के अंदर है वो विकसित थे, वो प्रवीण थे। और उन वस्तुओं को वो लगता है कि बार्टर सिस्टम के द्वारा है वो सिंधु संस्कृति के जो विभिन्न स्थल हैं वहाँ उनको निर्यात करते होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी वो जो उसमें जो गणेश संस्कृति जो प्रकाश में आई तो उसके पश्चात जो पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण है वो ये योगदान कहा जा सकता है। क्योंकि गणेश सभ्यता के प्रकाश के पश्चात हम ये नहीं कह सकते कि जो राजस्थान है वो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो प्राचीनतम जो मानव है जिसने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था उसकी जानकारी है वो हमें मिलती है। और
जो मानव सभ्यता के जो विकास का जो क्रम है उस पे अंदर बीच के अंदर जो गैप आ गया था, वो गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन और ये ताम्र पाषाण संस्कृतियों की जानकारी के बाद है वो गैप बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो मानव विकास की जो सांस्कृतिक विकास की जो कड़ियाँ हैं उनको क्रमबद्ध करने के अंदर है वो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है और उसका उत्खनन है वो पुरातत्वविदों की एक महत्वपूर्ण योगदान है वो कहा जा सकता है। और इसको भारतीय संस्कृति को एक महत्वपूर्ण योगदान है वो गणेश्वर सभ्यता है वो माना जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।